नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे भारत के इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इनके मायने हो सकते हैं हमारे ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो के इंडेक्स को और स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कशन को एक बार देख लेते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है और हमें यहाँ पे क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। हम फिर डिस्कस करेंगे क्या क्या इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। फिर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के भी बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स का एक कन्वर्जेंस होता है और इससे एक ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन भारत के लिए प्रस्तुत होती है। और उसके बाद फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ से निपट सकते हैं और क्या क्या इसके समाधान किए जा सकते हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भारत फिलहाल किस टाइप के फेज से गुजर रहा है। देखिए, भारत करंटली एक काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में है रिलेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है वो स्टॉल कर रहा है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में रिसेशन है, और ज़्यादातर बाकी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक व्यू नहीं है। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भारत और कुछ आसियान कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट इसमें से भारत एक पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट इसलिए है क्योंकि द साइज ऑफ इट, हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारी जो इकोनॉमी की साइज है वो काफ़ी अच्छी है। ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ये कई लोगों को, कई एंटिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को रास नहीं आता है, और वो चाहते हैं कैसे भी करके भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए और इसकी इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर किया जाए। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये एंटिटीज जो है अपने ऑब्जेक्टिव टू डिस्टेबलाइज इंडिया अचीव करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ करती है। उसमें से डायरेक्ट एक अप्रोच होता है उस पूरे रीजन को फिजिकली डिस्टेबलाइज करना, वहाँ पे मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी या टेररिज्म का को सपोर्ट करना। तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, और भारत में अनफॉर्चुनेटली इन तीनों के ही एग्जाम्पल मौजूद है। तो चलिए इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे टेररिज्म, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज्म में डिफरेंस होता है। देखिए, ये चार्ट मैंने अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से बनाया है। तो आप इसमें देखेंगे कि वाई एक्सिस पे आपको वायलेंस का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ वायलेंस देखने को मिलेगा कि कोई भी एंटिटी कितना वायलेंस यूज़ करती है टू अचीव इट्स गोल्स। एंड एक्स एक्सिस पे जो है उसको, उसमें ये दिखता है कि ये एंटिटीज़ एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कितना भरोसा या उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। तो जब हम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये मोस्टली वायलेंस नहीं करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए। तो इन्हें डिग्री ऑफ वायलेंस में मैंने सबसे कम या ग्रीन जोन में रखा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनका अल्टीरियर मोटिव यही होता है कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए। फिर हम चलते हैं मिलिटेंसी पे। मिलिटेंसी इसके थोड़ा सा एक नॉच ऊपर होता है। तो आप देखेंगे कि डिग्री ऑफ वायलेंस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है, और इसको ये इसलिए ये ऑरेंज बॉक्स में रखा गया है। आप कलर कोडिंग को अगर ऐसे समझें कि ग्रीन वाले जो बॉक्सेस है वो एग्जिस्टिंग लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए उनके साथ डील करना थोड़ा इजी होता है। तो ग्रीन वाले बॉक्सेस में जो भी एंटिटीज़ आएंगी उनके साथ पुलिस के लिए, उनके साथ लॉ एन्फोर्समेंट का या फिर कोर्ट्स का डील करना या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेगोशिएट करना थोड़ा आसान होता है। ऑरेंज और रेड बॉक्सेस में आते आते चीज़ें बिगड़ने लगती है, और रेड में चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो चलिए मिलिटेंसी को समझते हैं। मिलिटेंसी में डिग्री ऑफ वायलेंस काफ़ी बढ़ जाता है, बट मिलिटेंसी जो होती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, और कुछ चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूशन में रह के करती हैं, कुछ चीज़ें ये बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट जाके करती है। बट इनका भी अल्टीरियर मोटिव होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में रहकर अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए। अब देखिए, एक्सट्रीमिज्म का एग्जाम्पल तो है, बट मैं एनीवेज टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सीज मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। बट आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी रिलीजन का जो भी एक्सट्रीम वर्जन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उसका एक्सट्रीम वर्जन प्रीच करती है विदाउट एनी वायलेंस, और ये डेमोक्रेटिक राइट्स में ऑपरेट करती है, और इनका एक्सट्रीम होता है शायद कहीं कहीं प्रोटेस्ट करना, जो प्रोटेस्ट बाद में चल के और थोड़ा
ज़्यादा ट्रिमेंडस फॉर्म पकड़ लेते हैं, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मिलिटेंसी का एक एग्जाम्पल 2023 तक हुआ करता था, अब फिर उसको बैन कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इंसर्जेंसी और टेररिज्म की तरफ। इंसर्जेंसी की बात की जाए, ये वायलेंस तो टेररिज्म के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में कम ही करते हैं, लेकिन इनका अल्टीरियर मोटिव यही होता है, ये सिसेशनिस्ट होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पूरे जो कंट्री है, कंट्री से ही अलग हो जाए और एक सेपरेट कंट्री बनाए, और इसके लिए ये वायलेंस का यूज़ करते हैं। और उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये लोग वायलेंस का यूज़ करते हैं, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहने का इनका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बस अपने नेगोशिएशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो हम समराइज करके बोले तो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो वायलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के मायने में सबसे ज़्यादा डीलेबल होते हैं, और टेररिस्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनडीलेबल होते हैं। इनके बीच में इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी आती है, और अनफॉर्चुनेटली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ज़्यादा एग्जांपल नहीं है इंडिया में। इंडिया में जो एग्जांपल्स मौजूद है वो एक्सट्रीमिस्ट, इंसर्जेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही है। इसलिए भारत के लिए एक्सट्रीमिज्म के भी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है भारत में, कुछ 2-4 एग्जांपल्स ही हैं, और इनके साथ पॉलिटिकली डील करके इनको डोरमेंट रखा जाता है। जिनके साथ डील करने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है वो है इंसर्जेंसी और टेररिज्म, और ये हमको हमारे नॉर्थ ईस्ट और हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स क्या है। प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम या कहे हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। तो देखिए, ये तब तक अच्छा लगता है जब हमारे लीडर्स जो हैं वो इसको एक अच्छी चीज़ की तौर पे लेते हैं, बट प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ पे हर एक आइडेंटिटी को, हर एक डाइवर्सिटी को एक फॉल्ट लाइन की तरह देखा जाता है, और हर एक ग्रुप का नेता उसके पर्टिकुलर वोट बैंक को ये कहता है कि आप शोषित हैं, आप वंचित हैं, आपको एक तरीके से उस कम्युनिटी को विक्टिम की तौर पे दिखाया जाता है। तो देखिए, ट्रेडिशनली इस कंट्री में मोस्टली कास्ट और रिलीजन का ही यूज़ हुआ है टू फर्दर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बट जब हम आगे बढ़ते हैं आज की तारीख में देखा जाए तो अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये चीज़ रीजन में बदलती जा रही है, यानी कि नॉर्थ साउथ डिवाइड में बदलती जा रही है। धीरे धीरे लिंग्विस्टिक एक रूप लेती जा रही है, यानी कि लैंग्वेज के तौर पे बांटा जा रहा है, और इसको धीरे धीरे और छोटे धर्मों के बीच में भी लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू होके आ रहा है, और आज हो सकता है कई एरियाज में डॉर्मेंट स्थिति में हो, छोटी मोटी गुंडागिरी की इंसिडेंट्स होती हो, बट देयर इज फेयरली इनफ गुड चांस कि भाई ये चीज़ें और भड़काई जाएंगी हमारे नेताओं द्वारा, और ये चीज़ एक बड़ा इंटरनल फैक्टर है जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा आगे चलते हुए, क्योंकि इसके अभी से ही साइंस देखने को मिले हैं। जैसे कि एथनिक एनिमोसिटी की बात करें तो उसका मणिपुर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2 सब कास्ट थी, आज उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा वॉर लाइक सिनेरियो है। तो अब वो एक फुल ब्लोन इंसर्जेंसी का रूप ले चुकी है, और इसलिए एक प्रॉब्लम तो हमारे नई प्रॉब्लम तो हमारे लिए ऑलरेडी आ ही चुकी है। देखिए, कई जगहों पे लैंग्वेज को लेके इश्यूज बनाए जा रहे हैं, कई जगहों पे सब कास्ट्स में इशू बनाए जा रहे हैं, ये काफ़ी डेंजरस वेक्टर्स हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम इंटरनेशनल फैक्टर्स की तरफ बात करें तो लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस बहुत है। तो देखिए, ये इंटरनेशनल इंटरफेरेंस जो होता है ये मोस्टली मीडिया, एनजीओज और इनके थ्रू होता है। मीडिया कंट्री के बारे में, कंट्री के इश्यूज़ के बारे में एक बहुत ही अनहोलिस्टिक, बहुत ही बायस्ड रिपोर्ट करती है। मैं मीडिया का यहाँ पे कहने का मतलब इंटरनेशनल मीडिया, जैसे कि बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट। कोई भी इशू होता है उसका एक बहुत ही नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। एक पर्टिकुलर टाइप के पत्रकारों को बुलाया जाता है और वो बहुत ही उनका आर्टिकल पढ़ते हुए समझ में आ जाता है कि ये किस साइड को बिलोंग करते हैं। तो अनबायस्डनेस तो इन रिपोर्ट्स में या इन जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स में या जर्नलिस्टिक एंडेवर्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकंड होता है एनजीओज। ये एक्टिवली फॉरेन इंटरेस्ट होल्डर या स्टेक होल्डर से जो भी पैसा आता है उनको इस देश में फनल करते हैं टू एक्सप्लॉयट आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस, और वो फॉल्ट लाइंस जो हमारे यहाँ के लोकल नेता धीरे धीरे बना रहे हैं। जब हम कहते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस है, देखिए फॉरेन इंटरफेरेंस तब तक ही है जब तक इंटरनल डिवाइड्स है। इंटरनल डिवाइड्स को अगर हम नहीं होने देंगे, अगर नेताओं को डिस्करेज किया जाएगा कि आप इस तरीके की चीज़ें ना करें, तो ये चीज़ें कंट्रोल में ला सकती है या आ सकती है, और फॉरेन इंटरफेरेंस को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ज़ीरो करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरा अल्टीमेटली कहने का यही मतलब है, फॉरेन इंटरफेरेंस तब तक होता रहेगा जब तक आम भारतीय आपस में बढ़ते रहेंगे। तो ये जो नया ट्रेंड चला है कि हर एक
सब ग्रुप को, सब कास्ट को, या फिर एथनिक ग्रुप को या फिर रिलीजन को, एक हर किसी को ही विक्टिम बना के दिखाया जाता है। ये एक डेंजरस ट्रेंड है और इट शुड बी डिस्करेज्ड ऑन ऑल पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स। और जो लोग ये बोलेंगे कि आप एक पर्टिकुलर विक्टिम के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो देखिए जो विक्टिम्स की बात होती है, किसी भी विक्टिम के बारे में बात होती है, ये एक पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। अगर हम इस देश के पुलिसिंग को रिफॉर्म कर सकते हैं तो इनमें से जो कई सारे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। और पुलिसिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म होना चाहिए वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस, कि भाई नेता आके कुछ भी बोल दे। नेता का इतना कंट्रोल होता है पुलिस पे कि वो किसी भी हाई प्रोफाइल केस को या नॉर्मल केस को अनबायस्ड वे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा इशू लॉ इन्फोर्समेंट का भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये चीज़ रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि भारतीयों को बंटने से रुकना पड़ेगा, कि पहले आप कास्ट में बटे, फिर आप रिलीजन में बटे, अब आप धीरे धीरे सब कास्ट में बट रहे हो, लैंग्वेज पे बटते जा रहे हो, उसके बाद भी और कुछ नया ढूंढ लेंगे तो उसमें भी बटते चले जाएंगे। तो ये रुकने नहीं वाला है। ये क्लासिक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और जो भी कर रहा है उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। सेकंड है, मैंने बताया कि लॉ इन्फोर्समेंट, हमें पुलिस में ज़्यादा बड़े रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो हर केस में। अगर अनबायस्ड केस में किसी भी केस में अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, वो नेचुरली लोगों में एक तरीके का रिसेंटमेंट क्रिएट करता है। और पुलिस पे जो नेताओं का फुल ऑन कंट्रोल है, ओवर द टॉप कंट्रोल है, उसे हटाना पड़ेगा। इसको घटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड है, नेक्स्ट है एनजीओस की, इंटरनेशनल एनजीओस की फंडिंग को हमें काफ़ी हद तक कर्टेल करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं हमारी कंट्रीज़ में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है कि इन सब चीज़ों का नॉन स्टेट एक्टर्स या बाहर के जो हमारे एंटी इंडिया स्टेक होल्डर्स है उनका क्या पॉसिबल इंटरेस्ट है। देखिए इंटरेस्ट सिंपल सा है कि उन्हें हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रोकना है, अगर रोक नहीं सकते तो स्लो करना है या फिर कैसे भी करके कर्टेल करना है। क्योंकि जो लोग या फिर स्टेक होल्डर्स हैं मोस्टली इन वेस्ट एंड इन चाइना, वो एक और बेहेमत, एक और इकोनॉमिक बेहेमत नहीं देख सकते हैं ग्रो होता हुआ, जो कि इंडिया है। इंडिया अभी ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, या फिर शायद $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। एंड बाई 2027 और 28 इट विल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये एक तो सब्सटेंशियल नंबर होता है, और एक इकोनॉमी का इतना इस साइज का होना, उसके बाद से वो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी अपने आप को एग्जर्ट कर सकता है। पहला बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक साइज, सेकेंड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, एंड नेक्स्ट बिकॉज ऑफ आवर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। एंड बाय डेमोक्रेसी आई मीन इंडिया इज़ फेयरली वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। कुछ लोग आके नीचे बोलेंगे कि ये खतरे में, वो खतरे में। आई डोंट बाय दोस आर्ग्यूमेंट्स, वो बेकार हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। देखिए सीधा अगर हम रिसेंट मणिपुर का केस बात करें, नॉर्थ ईस्ट में केस की बात करें, तो मणिपुर के केस के बाद से जो हमारा IMT कॉरिडोर है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर था, उसका काम काफ़ी हद तक रुक गया है। और इससे हमें एनीवेज एक इकोनॉमिक झटका तो लगा ही है, क्योंकि दिस वाज आवर ट्रांजिट टू दी साउथ ईस्ट एशियन लैंडमास थ्रू रोडवेज, विच इज़ बेटर देन, जो कि बेहतर है वाटरवेज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये नेचुरली ज़्यादा फास्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट था, और ये एक डायरेक्ट हमारे लिए अप्रोच था पैसिफिक ओशन की तरफ। तो ये हमारे लिए एक पहले से ही इशू बन चुका है, एक इकोनॉमिक चैलेंज हमारे लिए हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि IMT कॉरिडोर का काम रुक जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है। ये 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है। 10% का पैच जो कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट म्यांमार में है, उसका ही काम बच रहा है। तो ये डुएबल है, बट अगेन इन दोनों साइड्स में जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ये काम काफ़ी स्लो हो जाएगा, और इसका एक नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर हम कश्मीर की बात करें, देखिए कश्मीर का मैं क्या ही बता सकता हूँ। कश्मीर में जो इश्यूज़ हैं, जो वहाँ का हालात है, वहाँ पे इस इन्हीं हालातों की वजह से कभी प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं बेंगलोर में, जहाँ पे आजकल एक नया ट्रेंड चला है लैंग्वेज शोविनिज्म का। देखिए लैंग्वेज वाले बात को मैं कुछ हद तक सपोर्ट करता हूँ कि लोग थोड़े से प्रोटेक्टिव होते हैं अपने लैंग्वेज को लेके, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक रैंडम आदमी को रास्ते से पकड़ के उसे पीट दे क्योंकि वो हिंदी बोल रहा है। देख, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बाहर नोटिस होती हैं और बाहर नोटिस की जाएंगी, और कंपनीज यहाँ पे बेंगलोर में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करेंगी। हो सकता है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में शायद ये ट्रेंड ना देखने को मिले कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ेगा, बट अगर
ये जो ट्रेंड है लैंग्वेज शॉविनिज्म का ये बढ़ता गया तो ये काफ़ी हद तक बैंगलोर के लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है दोनों साइड से जो फेक इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन का ट्रेंड है वो एक डेंजरस चीज़ है। दोनों साइड से आई मीन बाय द पार्टी इन पावर एंड द पार्टी इन ऑपोजिशन, दोनों ही मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अपने को इन्वेस्ट करती है और ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। तो कुछ गलतियाँ तो हमारी खुद की भी हैं। अगर हम इंटरनली चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तो देयर विल बी ऑलवेज एक्टर्स जो एक्सटर्नली अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनल फॉल्ट लाइंस का यूज़ करेंगे। अगर हम हमारी हिस्ट्री भी देखें कि 1947 में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी इसी पॉलिसी के थ्रू हम पे राज किया, डिवाइड एंड रूल, और ये हमारे लिए आज भी एक इशू बन के रहा है। तो हम बेहतर होगा भारतीय डाइवर्सिटी को एक पॉजिटिव नोट में देखें, एक पॉजिटिव चीज़ की तौर पर देखें, रादर देन बीइंग मेड अ विक्टिम आउट ऑफ इट। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव चीज़ है, इसे पॉलिटिकल टूल बनने से रोकें। ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायी हो सकता है। इनफैक्ट नुकसानदायी यानी या यूं कहूँ ये हमारे लिए आत्मघाती भी हो सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।